चलो देखो बच्चों, यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा है तो sp3 है। यहाँ पे ये कार्बन कितने सिग्मा बना रहा है? एक तो यहाँ बना रहे हैं, 2 यहाँ बना रहे हैं, 3 यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 4 बॉन्ड, एक तो पाई होगा ना, ये जो डबल बॉन्ड है इसमें 1 सिग्मा 1 पाई है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 सिग्मा बन रहे हैं। 3 सिग्मा मतलब sp2। अगर आप यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर देखो, मैंने पहले ही बता रखा है, 4 पार्ट में से 3 और 1, 4 पार्ट में से 1 पार्ट ही है सिर्फ किसका? एस का। तो 1/4 होगा 100% का, मतलब 25% हो गया। और अगर आप यहाँ देखो 3 पार्ट में से, ये 2 और 1, 3 पार्ट में से 1 पार्ट ही है सिर्फ एस कैरेक्टर, तो 1/3 ऑफ 100%, मतलब ये कितना होगा? 33.33% होगा। अब आप खुद ही देखो परसेंटेज एस कैरेक्टर कहाँ ज़्यादा है, हेलो एल्केन में या हेलो एरीन में? अगर आपको रेजोनेंस से समझ में नहीं आए, आप हो भी कैसे लेज़ी लोग हो, आप देखोगे ही नहीं बुक में कि उस डायग्राम को कंप्लीट भी कर लो या नहीं करो, तो आप इससे समझ लो, ठीक है। तो देखो परसेंटेज एस कैरेक्टर कहाँ ज़्यादा है? इज़ मोर इन हेलोरीन। परसेंटेज एस कैरेक्टर हेलोरीन में क्या ज़्यादा है? दिख नहीं रहा, यहाँ 25 है, वहाँ 33.33 है। परसेंटेज एस कैरेक्टर कहाँ है? हेलोरीन में ज़्यादा है। अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर हेलोरीन में ज़्यादा है तो CX बॉन्ड कहाँ? हेलोरीन में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। CX बॉन्ड हेलोरीन में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। जितना स्ट्रॉन्ग CX बॉन्ड होगा उतनी कम क्लीवेज होगी और उतना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ कम ध्यान होगा। तो फिर हेलोरीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बड़ी मुश्किल हो जाएगी करानी, डिफ़िकल्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिफ़िकल्ट। क्यों? ध्यान से समझो। परसेंटेज एस कैरेक्टर हेलो एल्केन में कितना है? 25%। हेलोरीन में कितना परसेंट है? 33.33% है। हेलोरीन में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो उसके CX बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। आप थ्योरी में भी लिखा करो, CX बॉन्ड कैरेक्टर की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा CX बॉन्ड कैरेक्टर की स्ट्रेंथ होगी उतना कम उसकी क्लीवेज होगी। जितनी कम क्लीवेज होगी उतना Cl मुश्किल से जाएगा। जितना Cl मुश्किल से जाएगा उतनी ही मुश्किल से तो न्यूक्लियोफाइल आ पाएगा। भाई Cl जाने का नाम नहीं ले रहा तो न्यूक्लियोफाइल क्यों आएगा? नहीं आ पाएगा ना, वही दिक्कत है। तो जब Cl जाएगा ही नहीं क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर हेलोरीन में ज़्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक ही क्यों करना है? तो ये 4 रीज़न थे जिसकी वजह से नॉर्मल कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोरीन में होती नहीं है। अब देखेंगे स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। स्पेशल केसेस जिसमें सबसे पहला है डोस प्रोसेस, और डोस प्रोसेस में भी बहुत से वेरिएशन है। कम से कम टेम्परेचर लगेगा जब हम कुछ ग्रुप डाल देंगे -I वाले, जैसे नाइट्रो ग्रुप हो गया, उससे डोस प्रोसेस में कम से कम टाइम लगेगा। आपको अगर डोस प्रोसेस याद है तो बहुत बढ़िया है। डोस प्रोसेस क्या थी कि ढोकला खा के क्लोरोबेंजीन बेसमेंट में गई दारू और नमक चाटने, ये आपने पढ़ा ही था। तो डोस प्रोसेस में 623 केल्विन और 300 ATM होता है, ये सब आपको पता है। तो क्लोरोबेंजीन बनाओ, क्लोरोबेंजीन बनाई, उससे क्या बनेगा? फिनॉल बनेगा, OH, और इसके लिए आपके NaOH, दूसरा डिल्यूट HCl या H+ बोल दो आप, ये डालना पड़ेगा। तीसरी चीज़ आपको टेम्परेचर रखना पड़ता है 623 केल्विन और प्रेशर 300 ATM, इतना रखना पड़ता है आपको। तो ये आपकी डोज प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। अब अगर इसमें -I इफेक्ट वाला कोई ग्रुप डालें तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। अब देखो वो कैसे होती है, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, दूसरा यहीं पे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप, अगर हम NO2 ग्रुप डाल दें तो ऐसा एक क्वेश्चन भी आएगा कि NO2 ग्रुप डाल के करें या इसको पहले ये बना ले फिर नाइट्रेशन करें। 2 चीज़ें हो सकती ना, इसको बना लो फिनॉल को, फिर नाइट्रेशन कर लो, ये भी करेगा ना नाइट्रेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। या क्लोरो में पहले ही नाइट्रेशन कर लो फिर ये करो, तो क्या बढ़िया रहता है, ये आपको याद रखना है, देखेंगे आगे। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप जो -I इफेक्ट शो करता है, तो रिएक्टिविटी एट ऑर्थो एंड पैरा इंक्रीजेस, ऑर्थो और पैरा पे रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, ये आपको याद रखना है। अब जैसे NO2 पहले से हो, ठीक है, तो टेम्परेचर देखो कैसे कैसे लगेगा। तो मैं ये आपको दिख गया है ना, ये मिटा देता हूँ। तो अब कम से कम टेम्परेचर लगेगा, अभी तो 600 केल्विन लग रहा था, अब उतना भी नहीं लगेगा। तो इसी का एग्जांपल दिखा देता हूँ ऊपर, ये रहा कि जैसे हम पे
क्लोरोबेंजीन पे पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन पे पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप है। तो अब हमें प्रेशर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमें NaOH डालना है, ठीक है। साथ में वही सेकंड कंडीशन HCl डालनी है। और टेम्परेचर पहले 600 केल्विन था, अब 423 केल्विन में हो जाएगा, ये 423 केल्विन में सीधा क्या बन जाएगा, फिनॉल। ये डोज प्रोसेस के ही स्पेशल केसेस हैं। आपने जब NO2 ग्रुप डाल दिया तो देखिए कितने कम टेम्परेचर में ये बात बन जा रही है। एक समय ऐसा आएगा कि सिर्फ गर्म पानी में भी ये हरकतें होनी शुरू हो जाएगी। यह 423 से 443 केल्विन होता है, तो 423 से 443 केल्विन के लगभग बीच होता है ये। आप कोशिश करना 443 केल्विन लिख लो, वो ज़्यादा बढ़िया है। देखो अगर अब मैं ऑर्थो पे भी लगा दूँ तो होगा क्या, अब और कम टेम्परेचर लगेगा, लगभग 368 केल्विन लगता है। तो ये B हो गई। अब आप C लिखो, क्या है C पे क्या है, यहाँ Cl है, NO2 ऑर्थो पे भी हो गया, पैरा पे भी हो गया। अब भी यही डालेंगे NaOH और HCl, बट अब ये करेंगे हम 368 केल्विन में। अब देखो टेम्परेचर 600 से पहले 443 आया, फिर 368 हो गया। दोबारा करोगे, ये Cl की जगह अब आ जाएगा OH, यहाँ पे रहेगा NO2, फिर इधर भी रहेगा आपका NO2। और अगर यहाँ पे भी NO2 लगा दिया ना तो सिर्फ गर्म पानी डालो, बात बन जाएगी। सिर्फ ना कुछ NaOH ना कोई HCl, कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं आपको तीसरा दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो तीसरा नहीं मतलब चौथा दिखाऊंगा, D। अब हमने क्या करा, उस D के लिए इधर भी NO2 लगा दिया, ये आप नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। ये कुछ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप क्या डाल दो, वार्म वाटर डाल दो, गर्म पानी, और सीधे यहाँ पे NO2 आ जाएगा। तो देखो पहले कहाँ ले गए, 600, फिर 443, फिर 368, ठीक है। और सीधा अब सिर्फ वार्म वाटर डाल दो, तब भी बात बन जाएगी। अब आपको ये भी पता है, इसमें एक लास्ट चीज़ ये लिख लेते हैं, फिर ये चैप्टर ख़त्म करते हैं कि मेटा पोजीशन का यहाँ पे कोई अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ है कि अगर क्लोरोबेंजीन में NO2 ग्रुप मेटा पोजीशन पे हो तो नो अफेक्ट, ज़्यादा कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब बात यह है कि टेम्परेचर 600 ही लगेगा, कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। तो ये एक क्वेश्चन मार्क हो गया, इसका आंसर हम लिखेंगे। बात यह है कि जो नेगेटिव चार्ज आएगा क्लोरीन की वजह से ना, क्लोरीन अपना नेगेटिव चार्ज भेजेगा, जैसे आपने अभी रेजोनेंस में देखा था, वो अपने क्लोरीन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पता है ना, 1 2 3 4 5 6। जब ये यहाँ भेजेगा तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। वो नेगेटिव चार्ज को मेटा पोजीशन का NO2 स्टेबलाइज ही नहीं कर पाता, इसलिए किसी काम का वो है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपको बात होनी चाहिए। तो क्वेश्चन लिख लेंगे, वाई देयर इज़ नो अफेक्ट ऑफ NO2 इन मेटा पोजीशन। आप लोग लिख लो कि वाई देयर इज़ नो अफेक्ट ऑफ NO2 इन मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन पे NO2 का कोई ख़ास असर क्यों नहीं पड़ेगा, तो बाय, और ये बना लेना, कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर उतना ही लगेगा 600 केल्विन, कोई फ़ायदा नहीं है। तो यूजिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जो क्लोरीन की वजह से नेगेटिव चार्ज आएगा, ये डबल बॉन्ड है ना, ये यहाँ नेगेटिव चार्ज भेजेंगे, क्योंकि जब यहाँ डबल बॉन्ड आएगा पार्शियल तो यहाँ पे नेगेटिव भेजना पड़ेगा, ये डबल बॉन्ड हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो एज NO2 एट मेटा पोजीशन डजंट स्टेबलाइज नेगेटिव चार्ज, समझाना चाह रहा हूँ आपको। ये जैसे रिंग है ना, तो ये ऐसे 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 होता है, फिर क्या होता है, इसको हटना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा, जब ये इधर आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, उसी की बात कर रहा हूँ। तो एज NO2 इन मेटा पोजीशन कांट स्टेबलाइज, ये स्टेबलाइज ही नहीं कर पाता उस नेगेटिव चार्ज को जो क्लोरीन की वजह से इस रिंग में डेवलप हो गया, ठीक है। तो एज NO2 इन मेटा पोजीशन कांट स्टेबलाइज नेगेटिव चार्ज डेवलप ड्यू टू क्लोरीन कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से जो यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा ना, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड बना नहीं पाएगा इसलिए, तो उस डबल बॉन्ड को ऊपर अपने नेगेटिव चार्ज देना पड़ेगा। और वो क्लोरीन की वजह से ये हुआ क्योंकि उसने जब अपने 2 लोन पेयर मतलब लोन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भेजे, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए इसको यहाँ जाना पड़ा, क्योंकि 5 बॉन्ड बन ही नहीं सकते और
NO2 मेटा पोजीशन में उसे स्टेबलाइज ही नहीं कर पाता, ठीक है। एज NO2 इन मेटा पोजीशन, ये एक स्पेशल केस में लिखा होगा आपकी बुक में। तो एज NO2 इन मेटा पोजीशन कांट स्टेबलाइज, नेगेटिव चार्ज डेवलप ड्यू टू Cl इन द रिंग सिस्टम, इन द रिंग सिस्टम। तो इस वजह से मेटा पोजीशन को कोई खास असर नहीं है, बट एट ऑर्थो एंड पैरा इट कैन डू, ये कर देता है। ऑर्थो पैरा पे तो ये आसानी से कर देता है, मेटा पे ये नहीं कर पाता। ये भूत है, ये वापस आएगा दोबारा एक और बार फिनॉल में, ठीक है। तो आप अभी से इसको ध्यान रखो एक वर्ड कि मेटा पोजीशन पे जो भी है ऊपर रहेगा ना, जो भी हो ऊपर, कोई सी भी चीज़ ऊपर हो रिंग के, तो वो अपना जब नेगेटिव चार्ज या अपने इलेक्ट्रॉन भेजेगी तो रिंग में जो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा उसे कोई भी जो हमारा प्लस आई माइनस आई वाला है, वैसे तो मेजरली माइनस आई वाले होंगे, वो स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे उसे, जिसकी वजह से कोई खास असर देखने को मिलेगा नहीं। यहीं पे मेरे हिसाब से आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन ख़त्म होता हुआ। इसके अलावा शायद इसमें कुछ रहा नहीं है, ये हमने सारा ही कर लिया है, सारा हो गया, ठीक है। और कुछ तो है नहीं ना, हाँ नहीं, बस इतना ही है। तो थैंक यू, ये चैप्टर ख़त्म होता हुआ।